Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. अभी तक हम बात कर रहे थे टेलर सीरीज ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करेंगे टेलर सीरीज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अभी तक हम सिर्फ ले रहे थे कि फंक्शन डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक्स पे, अगर वो हमारा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होगा तो हम कैसे निकालेंगे टेलर सीरीज, अब हम वो देखते हैं। सो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, x1 पे एंड x2 पे। अभी तक हम जो देख रहे थे वो ये था कि y जो है डिपेंड कर रहा है सिर्फ x पे। ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाए इसीलिए साथ के साथ हम कंपेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ आ गया। इसकी हेल्प से अब हम इसे समझते हैं। ये है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये था मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये था मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले इसके डिफरेंशिएशंस निकाल रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से भी हमें वही करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारी सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास दो निकलेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। जैसे यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स निकल रहा था, वैसे ही यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों निकलेंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, सो जैसे ही हम नेक्स्ट डेरिवेटिव करते हैं वो फर्स्ट वाले का डबल हो जाएगा। डबल क्यों होगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तो वो ट्रिपल हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स, फिर उसे अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ वाई अगेन वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मेरे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो निकल के आ रहे हैं वो 4 निकल के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो वो जो मेरे पास निकल के आएंगे वो 8 होंगे। कैसे, सबसे पहले एफ एक्स एक्स की बात करते हैं, या फिर आप ऐसे देखो कि हम तो x1 x2 ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये f11 f12, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 2 ले लो, तो ये हो जाएगा 21। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से निकल के आएगा f1 f2। ठीक है, जब हम x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f1, x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो f11 f12 f21 एंड f22। यहाँ से आगे 4 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं f11, इसको करेंगे पहले 1 के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे इसको 2 के रिस्पेक्ट में। अब लेते हैं f12, तो इसको करेंगे पहले 1 के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे इसको 2 के रिस्पेक्ट में। अब लेते हैं f21, तो इसको करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, अगेन 2 के रिस्पेक्ट में। f22 पहले 1 के रिस्पेक्ट में एंड फिर 2 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मेरे पास 8 आ गए। अब यहाँ से अगर हमने फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाला होता तो मेरे पास वो भी सिंगल टर्म आती, लेकिन यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव की सिंगल टर्म नहीं आएगी, वो आएगी मेरी 16। जैसे ये 2 है ये 4 है, फिर ये डबल हो गया 16, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएंगे 32। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं, वरना क्वेश्चन हमारा अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर चेक कर रहे थे x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, जब हम ए पॉइंट के लिए चेक कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे हम चेक करेंगे x1 a1 के लिए एंड x2 a2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो उसको हम a के लिए चेक कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 एंड x2, तो उसके लिए हमें यहाँ भी दो अल्फाबेट लेने पड़ेंगे a1 एंड a2। यहाँ पे जो थी हमारे पास थी लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x1 टेंड्स टू a1 एंड लिमिट x2 टेंड्स टू
a2। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन की। लीनियर अप्रोक्सीमेशन, तो जब हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन देख रहे थे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो वहां पे क्या आ रहा था मेरा p1 a, और इसे हम निकालते थे एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए, ये टर्म आती थी हमारे पास। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो ये कैसे निकलेगी? p1 हमारे पास एज इट इज, ये हो जाएगा a1 a2। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ a ले रहे थे, यहाँ पे हम a1 a2 दोनों ले रहे हैं, तो वो दोनों लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन पॉलिनोमियल अभी भी हमारा सिर्फ 1 डिग्री का है। अब इसके बाद ये होता है एफ ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ a1 a2। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, यानी हमने फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, और वो सिर्फ हम ले रहे हैं x माइनस ए के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने निकलेंगे? 2। हमें याद है ना कि फर्स्ट जब हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए निकाले थे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ एफ ऑफ एक्स निकला था। लेकिन जब हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहां से हमारे 2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आए थे, F1 एंड F2। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा मेरे पास F1, ये आ जाएगा A1 A2 के लिए, और यहाँ हम लेंगे x1 माइनस a1। सेकेंड हमारा आ जाएगा f2 के लिए a1 a2, और ये हम लेंगे x2 माइनस a2 के लिए। ठीक है, अब ये मैंने किया है, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रही हूँ a के लिए x माइनस ए। यहाँ पे जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी वो 2 निकलेंगे, एक बार x1 माइनस ए1 के लिए और एक बार x2 माइनस ए2 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरे पास 2 निकल के आए, लेकिन ये दोनों हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही, इसीलिए पावर हमारे पास 1 ही है। अब हम इसे इतना लंबा लिखने की जगह इसके लिए जनरल टर्म का यूज कर सकते हैं। सो जनरल टर्म मेरी क्या हो जाएगी? p1 a1 a2, ये f a1 a2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? देखो यहाँ पे F1 है, ये F2 है, तो मैं इसकी जगह क्या ले सकती हूँ? Fi ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे A1 A2 ये तो दोनों टर्म में सेम है, तो यहाँ पे भी A1 A2 मेरा एज इट इज आ गया। अब यहाँ मेरे पास एक बार x1 माइनस a1 है, एक बार x2 माइनस a2 है। अगर मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तो x3 माइनस a3 भी हो जाता। तो यहाँ हम क्या करेंगे? xi माइनस ai ले लेते हैं। अब ये मैं आई ऐसे ले रही हूँ जैसे हम एन लेते हैं ना, कि हमें नहीं पता सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा तो हम nth ऑर्डर तक ले लेते हैं। ऐसे ही हमें नहीं पता कि हम कितने उसके लिए ले रहे हैं, कितनी टर्म के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने आई ले लिया। अब ये जो टर्म ले रहे हैं हम, इसे हमें एडिशन में लेना है, क्योंकि देखो ये और ये भी तो मेरा पॉजिटिव मतलब ऐड ही हो रहे हैं, एडिशन में है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? समीशन में लेंगे, यानी जैसे जैसे मैं यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज करती जाऊंगी वो सारी टर्म मेरी आपस में प्लस होती जाएंगी। तो अब यहाँ पे आई की मेरे पास वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1 से लेके 2 तक, क्योंकि अब हम सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू हम सिर्फ 1 से लेके 2 तक लेंगे। एक बार आई की वैल्यू 1 पुट करूंगी, तो अब देखो जैसे ही मैं आई की जगह 1 पुट करती हूँ तो ये वाली टर्म आ जाती है प्लस, क्योंकि समीशन लिया है तो सारी टर्म ऐड होंगी, तो प्लस। अब आई की जगह 2 पुट करेंगे, अब जैसे ही मैं आई की जगह 2 पुट करती हूँ तो मेरी ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसीलिए ये क्या हो गई मेरी जनरल टर्म, कि हमें बार बार इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े, उसके लिए हम एक जनरल टर्म का यूज करेंगे। अब बात करते हैं टेलर्स फॉर्मूला या फिर टेलर्स थ्योरम की। टेलर थ्योरम मेरे पास क्या थी? जब हम अपना एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी ऐड कर देते हैं। सो टेलर्स फॉर्मूला फॉर लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल 1 लेंगे खाली, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब जब भी टेलर सीरीज, टेलर फॉर्मूला या टेलर्स या फिर मैक्लॉरिन सीरीज ये सब हम बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेते हैं। और जब भी हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन
या फिर टेलर्स पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन या फिर nth ऑर्डर लेते हैं तो वहां पे हम p और अल्फाबेट का यूज करते हैं। ये आप याद रखना, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। अब टेलर्स फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लेती हूँ तो वो क्या होता है मेरे पास P1 A, यानी ये वाली जो टर्म होती है एज इट इज, प्लस साथ में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर हुई है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो एरर के लिए हम क्या यूज करते थे, R1, और ये हो जाएगा मेरे पास जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यानी कि x। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो R1 x और a, ये हमने लिया था पहले। ठीक है, अब ये तो हो गया जब हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे थे, लेकिन अगर हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू P1 A1 A2, यानी ये वाली जो हमने टर्म निकाली थी ना P1 A1 A2, या फिर ये वाली ले लो, दोनों एक ही बात है। ये वाली एज इट इज, प्लस ऐड कर देंगे अगर साथ में कोई रिमाइंडर टर्म होती है तो ये हो जाएगी R1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, जो हमने x1 x2 लिए हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ x था, अब मेरे पास x1 x2 है। अगर मेरे पास रिमाइंडर टर्म 0 होती है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर मेरे पास रिमाइंडर टर्म नॉन जीरो होती है तो फिर हम पूरी वैल्यू का यूज करते हैं। ये सेम वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए पढ़ा था। अब बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। सो नेक्स्ट है मेरा क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। अब जब हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे तो ये आ रहा था मेरे पास एफ ऑफ एक्स, सॉरी P1 P2 A। देखो P1 हमने लिया था जब हम लीनियर की बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो P2 का यूज करेंगे, और ये हो जाएगा एफ ऑफ A प्लस एफ डैश A एक्स माइनस A। ये आ गई टर्म जब हमने लीनियर के लिए ली थी। अब क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर भी ऐड कर देंगे, सो हो जाएगा A एक्स माइनस A की पावर 2, और यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब अगर हमें लेना है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए तो उसके लिए कैसे लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा P2 A1 A2। ठीक है, सेम टर्म रहेगी, बस A की जगह A1 A2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास F A1 A2 इस वाली टर्म के लिए। अब जब हम बात कर रहे हैं इस टर्म की तो ये हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन में पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो हम एज इट इज लिख लेंगे। ये था मेरे पास F1 A1 A2, एक बार x1 माइनस A1 प्लस एक बार F2 A1 A2 x2 माइनस A2। एक बार हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x1 के लिए लिया है, एक बार x2 के लिए। जब x1 के लिए लिया है तो x1 माइनस A1, जब x2 के लिए लिया है तो x2 माइनस A2। अब ये यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दी। अब बात करते हैं इस वाली टर्म के लिए, ये कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 2 निकले थे तो 2 टर्म आ गई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास 4 निकले थे तो 4 टर्म होंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखो 1 फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है इसलिए हम उसे यूज नहीं करते, तो इसीलिए हमने ये अलग अलग ले ली। लेकिन जब बात कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल की तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो मेरे पास 2 होती है और वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए अब जो भी मेरे पास इस वैल्यू की निकल के आएगी सेकंड इंडिपेंडेंट मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, वो सारा मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और उसे डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 फैक्टोरियल है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है इसलिए हमने लिखा नहीं। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हर टर्म के साथ मुझे 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ तो हर टर्म के साथ करने की जरूरत नहीं है, एक बार ब्रैकेट के बाहर 2 फैक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मुझे जो जो भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। चाहो तो आप ब्रैकेट मत लगाओ, बस हर टर्म के साथ 2 फैक्टोरियल जरूर ले लेना डिनोमिनेटर में। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर मेरे पास क्या निकला था,
देखो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं ताकि स्किप ना हो जाए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे मेरे पास F11, F12, F21, F22। ठीक है, ये सारे मुझे यूज करना है। तो जब मैं लेती हूँ F11 तो ये हो जाएगा यहाँ से A1, A2। अब एक बार मुझे लेना है x1 माइनस A1 और सेकेंड टाइम भी मुझे x1 माइनस A1 ही लेना है, क्योंकि दोनों ही मेरे x1 के लिए हैं। तो चाहे तो मैं इसका स्क्वायर ले सकती हूँ और चाहे तो अलग अलग ले लो, पर फिलहाल आप अलग अलग ही ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो x1 माइनस A1 ये हो गया जब मैंने फर्स्ट टाइम x1 के लिए किया है। अब मुझे एक बार और लेना पड़ेगा ये x1 माइनस A1। दो बार क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे दो बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। देखो जब एक बार किया था तो ये वाली टर्म निकल के आई थी तो वो एज इट इज आ गई, सॉरी ये वाली टर्म निकल के आई थी तो वो यहाँ पे एज इट इज आ गई। अब लेकिन यहाँ पे एक बार और कर रहे हैं तो इसीलिए ये वाली टर्म भी आएगी। अब ये तो हो गई F11 के लिए, तो ये हमने यूज कर ली। अब बात करते हैं F12 की। सो प्लस F12, अब ये हो गया A1, A2। एक बार लेंगे x1 के लिए, एक बार लेंगे x2 के लिए। सो एक बार लेंगे x1 माइनस A1 और एक बार लेंगे x2 माइनस A2। सो x2 माइनस A2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर इसीलिए नहीं लगाया था ताकि आपको ये वाली टर्म समझ में आ जाए। यहाँ पे दोनों 1 के लिए किए थे इसलिए x1 माइनस A1, x1 माइनस A1। यहाँ पे एक बार 1 के लिए किया है और एक बार 2 के लिए, यानी एक बार x1 के लिए एक बार x2 के लिए। तो एक बार x1 माइनस A1 और एक बार x2 माइनस A2 प्लस। अब बारी आती है 2 1 के लिए। सो हो जाएगा F21, A1, A2। सो एक बार लेंगे x2 माइनस A2 और एक बार लेंगे x1 माइनस A1। ठीक है, ये आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरे पास F22, ये वाली टर्म। सो ये हो गया A1, A2। अब एक बार x2 माइनस A2 एंड अगेन x2 माइनस A2। अब ये वाली टर्म मेरी कंप्लीट हो गई तो ये जो क्लोज ब्रैकेट था ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। मैं ये कह रही थी आपसे पहले कि अगर आप ये नहीं लेते हो ना ब्रैकेट के बाहर 2 फैक्टोरियल, तो ये जितनी भी अलग अलग टर्म्स आई हैं 4, आपको चारों के साथ ही 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। अब आपको याद होगा जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो मेरे पास F12 और F21 इक्वल होता है। तो जब मेरे पास यहाँ पे क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल है तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये भी इक्वल होगी। तो आप इन दोनों की जगह सिंपल 2 डाल के भी लिख सकते हो। कैसे? देखो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या आया था मेरे पास P2 A1 A2 इज इक्वल्स टू। अब इस वाली टर्म को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखो। ये हो जाएगा F A1 A2 प्लस ये वाली टर्म F1 A1 A2 x1 माइनस A1 प्लस F2 A1 A2 x2 माइनस A2। ये तो हो गई जब हमने फर्स्ट फैक्टोरियल वाली टर्म के लिए किया था। अब हम सेकेंड वाली के लिए करेंगे तो प्लस 1/2 फैक्टोरियल, या फिर आप इसकी जगह 1/2 भी लिख सकते हो क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 2 ही होती है। ठीक है, अब ये 1 वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी F11 A1 A2। चाहो तो इसकी जगह स्क्वायर भी ले सकते हो x1 माइनस A1 स्क्वायर। तो ये हो गया x1 माइनस A1 x1 माइनस A1। ये तो हो गई F11 वाली टर्म। अब हमारी बात आती है यंग्स थ्योरम वाली जहाँ पे F12 एंड F21 इक्वल होते हैं। सो प्लस, अब इन दोनों को इक्वल करके हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे x प्लस x क्या होता है 2x। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर सकते हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं 2 F1
तो अब ये क्या हो गई, दोनों टर्म्स ऐड करके आ गई मेरे पास, क्योंकि जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये होगी, तो इन दोनों को ऐड करके मैं एक साथ यहाँ पे लिख सकती हूँ 2। तो ये क्या हो जाएगा, a1 a2। अब ये हुआ कैसे, ये देखो, a1 a1 a2 a1 a2 ये दोनों तो वैसे ही सेम है। यहाँ पे x1 माइनस ए वन, यहाँ भी x1 माइनस ए वन, यहाँ पे x2 माइनस ए टू, यहाँ भी x2 माइनस ए टू। और मैंने आपको बोला था ये आप आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या गया, x1 माइनस ए वन एंड x2 माइनस ए टू। कोई भी टर्म आगे लिखो, कोई भी पीछे लिखो, एक ही बात है। अब ये दोनों हो गई। अब कौन सी बची मेरे पास, टू टू वाली टर्म। तो ये हो गया f टू टू a1 a2 x2 माइनस a2 x2 माइनस a2, ठीक है। और ये लार्ज ब्रैकेट। अब ये तो बहुत बड़ी टर्म हो गई। और मैंने क्या कहा था, आपके पास जब भी कोई बड़ी टर्म आएगी तो उसके लिए हमारे पास जनरल टर्म होती है, ताकि हम उसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास जनरल टर्म है। सो p2 a1 a2। अब देखो, जहां तक मेरे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाली टर्म है, वहां तक तो मैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाली जनरल टर्म का यूज कर सकती हूँ, फाइन। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन में मेरे पास जनरल टर्म क्या आई थी, f a1 a2 प्लस समीशन मैंने लिया था जहां पे मेरी i की वैल्यू बिलोंग करती थी 1 से लेके 2 तक, क्योंकि हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और ये था मेरे पास f x i, जहाँ पे a1 a2, और ये था मेरे पास एक्स आई माइनस ए आई। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वहां से उठा के यहाँ पे सेम सीरीज लिख दी है। अब बात कर रहे हैं जो मेरे पास सेपरेट टर्म आई है क्वाड्रेटिक वाली, उसको कैसे हम लिखेंगे जनरल टर्म में। तो सबसे पहले ये प्लस के बाद ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले 1/2 फैक्टोरियल, वो तो मेरे पास चारों टर्म के साथ था, तो वो तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। और अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे f1 एंड 2 दो नंबर यूज हो रहे हैं मेरे पास, जैसे a1 a2 x1 x2। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ i लेके काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे i के साथ j भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे, देखो जैसे ये मेरे चेंज होते जा रहे हैं, f1 f2, सॉरी ये तो 1 के लिए, f1 1 f1 2 f2 2। तो ये जो मेरे पास दो नंबर है, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, i और j का। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, f x i एंड x j, ठीक है। x1 और x2 की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x i एंड x j। अब ये जो a1 और a2 वाली टर्म है, ये सब में सेम है, तो ये यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगी। अब उसके बाद मेरे पास ब्रैकेट में दो टर्म है। एक बार हम, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, तो एक बार हम x1 माइनस ए वन ले रहे हैं। अब यहाँ पे x1 माइनस ए वन ले रहे हैं, यहाँ पे x1 माइनस ए वन ले रहे हैं, तो यहाँ पे x2 माइनस ए टू ले रहे हैं। यहाँ पे a1 माइनस ए टू, सॉरी x2 माइनस ए टू ले रहे हैं, तो यहाँ पे x2 माइनस ए टू ले रहे हैं। तो हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, x1 माइनस ए वन x2, सॉरी x, ये हो गया एक्स आई माइनस ए आई, ये हो गया एक्स जे माइनस ए जे, ठीक है। जैसे हमारे नंबर चेंज हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमने आई और जे ले लिए हैं। अब इस पूरी टर्म के लिए ये तो मेरे पास एक आ गई। अब जैसे जैसे मेरे पास नंबर चेंज होंगे हम उनको ऐड करते जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा समीशन का। आई की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। और जो जे की मेरे पास वैल्यू है वो भी क्या है, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। और आप चाहो तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, चाहो तो मत लगाओ। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ तो सिर्फ आई लिया था, लेकिन यहाँ पे आई और जे दोनों क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ एक ही टर्म थी, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा और वही यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में दो टर्म है,
ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। हमने देखा है अभी-अभी कि हमारे पास अलग-अलग टर्म है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हमें अलग-अलग अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक बार I और एक बार J का यूज़ किया है, ठीक है? अब जब यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि I की रेंज हमारी क्या है और J की रेंज हमारी क्या है। तो ये हो गई जनरल टर्म क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन के लिए। इतनी हमारी जनरल टर्म थी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के लिए, और जब हम इस पूरी को कंबाइन कर देंगे तो ये हो गई क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन के लिए। अब अगर हम क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो वापस से हमें इतना सारा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन वो भी सेम तरह से ही होगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जनरल टर्म ही देख लेते हैं उसकी। तो जब हम बात करते हैं P3 तो ये हो जाएगा A1 A2, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड सॉरी ये 0 फर्स्ट और सेकंड ये वाली जनरल टर्म्स तो हमारी सेम ही रहेंगी, तो इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं FA1 A2 प्लस समीशन I की रेंज है 1 से लेके 2 तक, ये है मेरे पास FXI। FXI ही मेरे पास F1 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम I की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो F1, अगर I की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो F2। ये है A1 A2 X1 सॉरी XI माइनस AI प्लस, ये कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ यही वाली टर्म नोट डाउन कर रही हूँ, 1/2 फैक्टोरियल समीशन। अब यहाँ पे I की रेंज है 1 से लेके 2 और J की रेंज है 1 से लेके 2 तक, इसलिए क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। FXI XJ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह भी 1 लेती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा F11। अगर मैं I की जगह 1 और J की जगह 2 लेती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा F12। अगर मैं I की जगह 2 J की जगह 2 लेती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा F22। और ये हो गया A1 A2 XI माइनस AI XJ माइनस AJ। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड टर्म के लिए। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हम x माइनस ए की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल वाली टर्म लेते थे ना, वो वाली टर्म हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कैसे लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सीधा जनरल टर्म लिखते हैं 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे जब हम समीशन की बात करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे I और J लिए हैं, ऐसे ही अब हम I J, ये है I, ये है J और ये है K, I J K की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और ये होगा 2 तक, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। J की रेंज भी 1 से लेके 2 तक और K की रेंज भी 1 से लेके 2 तक, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ही ब्रैकेट था A1 A2 के साथ, इसलिए मैंने सिर्फ I लिया था। यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट हैं A1 A2 के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे I और J दो टर्म लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 ब्रैकेट आएंगे, इसलिए मैंने I J के 3 अल्फाबेट्स का यूज किया है। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा XI, नेक्स्ट मैंने क्या लिया J, तो ये हो जाएगा XJ, और थर्ड है हमारे पास K, तो ये हो जाएगा XK, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे टर्म चेंज करूंगी वैसे वैसे यहाँ पे भी टर्म चेंज हो जाएगी। अब ये एज इट इज A1 A2 XI माइनस AI XJ माइनस AJ, बस हमारे पास एक ब्रैकेट और ऐड हो जाएगा, वो है XK माइनस AK, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन की, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 अल्फाबेट लिए, एक अल्फाबेट और लेंगे, उसकी रेंज भी 1 से लेके 2 तक कर देंगे। एक अल्फाबेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक ब्रैकेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लीड टर्म, उसमें एक और ऐड करके सेकंड कर दिया, एक और ऐड करके थर्ड कर दिया, ऐसे ही एक और ऐड करके फोर्थ कर देंगे और साथ में 4 फैक्टोरियल का यूज कर लेंगे। तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे
इस वाली टर्म में हम सो ऑन का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम सीरीज बनाएंगे वहां पे सो ऑन का यूज करेंगे। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है। फाइन। और सेम ऐसे ही बनेगा अगर हम kth ऑर्डर सॉरी nth ऑर्डर की बात करते हैं। हमने पहले लिया था ना टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर। एक बार देख लेते हैं कि उसकी जो हमारी जनरल टर्म है उसको हम कैसे नोट डाउन करेंगे। तो अगर हम nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास Pn। पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये हो गया सिंपल Pn। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जो हमने अल्फाबेट्स लिए होते हैं, A1 A2। अब यहाँ पे जो हमारे जनरल टर्म निकल के आई थी वो हमें लिखनी है। तो पहले था हमारे पास F A1 A2। उसके बाद जो मेरे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए आया था वो आप यहाँ पे लिख देना, प्लस क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए जो आया था वो आप लिख देना, प्लस क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन के लिए जो आया था वो आप लिख देना, ये मैं नहीं लिख रही हूँ। प्लस अब हम बात करते हैं kth के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डॉट्स लगाएंगे क्योंकि बीच में जितनी भी टर्म है वो आ जाएं, प्लस लास्ट वाली हम ले रहे हैं kth ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर। सो कोई भी अल्फाबेट जो भी आप ले रहे हो अपनी लास्ट टर्म के लिए वही यहाँ पे यूज होगा। k ले रहे हो तो k ले लो, और अगर n ले रहे हो तो n ले लो। हम t का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 में n फैक्टोरियल। समीशन लेते हैं। अब जितने हमारे पास फैक्टोरियल होंगे उतनी ही हमें रेंज बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम n की बात कर रहे हैं तो रेंज भी हम n तक बना लेते हैं। तो i j k हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे ही हम सो ऑन, ये हो जाएगा कहाँ तक, n तक। टेलर सीरीज nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की बात, सॉरी सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन nth ऑर्डर की। तो इसीलिए लास्ट हम n लेंगे। अगर हम सीरीज की बात कर रहे होते तो फिर हम n वाली टर्म नहीं लेते, सो ऑन एंड दैट्स एंड ऑफ द सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे nth टर्म क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर nth ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं। तो अब ये जो मैंने सारे लिए हैं इनकी रेंज भी मुझे बतानी है 1 से लेके n तक, सॉरी 1 से लेके 2 तक, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो जे भी 1 से लेके 2 तक, के भी 1 से लेके 2 तक, और ये एन क्या हो गया मेरा 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे बीच में डॉट्स लगाई ना, आप यहाँ पे भी बीच में डॉट्स लगा देना ताकि पता चल जाए कि हमारे बीच में और भी नंबर्स हैं। अब हम क्या ले रहे थे यहाँ पे, एफ एक्स आई एक्स जे एक्स के। तो ये हमारी सीक्वेंस चलता रहेगा कहाँ तक, जब हम लेंगे एक्स एन तक। उसके बाद A1 A2 हमारा एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे ये जो ब्रैकेट्स होंगे, जितना भी हम लेते हैं हाईएस्ट ऑर्डर उतने हमारे पास ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम n ले रहे हैं तो हमारे पास nth ऑर्डर ब्रैकेट्स होंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स आई माइनस ए आई, उसके बाद एक्स जे माइनस ए जे, ये सारे मल्टीप्लाई में ही है, सो ऑन। आप के वाली टर्म भी लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर सो ऑन एक्स एन माइनस ए एन, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये आ गई मेरे पास nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। और अगर यहाँ से बात करते हैं टेलर फॉर्मूला की, ऑफ nth ऑर्डर, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, या यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स मत लिखना क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना। तो x1 और x2 ले लेना। जहां भी आप वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स का यूज कर रहे थे, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एफ ऑफ x1 x2 ये यूज करना। अब यहाँ पे हम क्या लेते थे, P N और A, लेकिन यहाँ पे हम अब क्या लेंगे, P N A1 A2 प्लस R, R के साथ हम ले लेंगे, यहाँ पे हमने हाईएस्ट क्या लिया N, तो ये हो गया N x1 x2। फाइन। अगर आपने n की जगह यहाँ पे कोई और
अल्फ़ाबेट लिया होता तो यहाँ पे भी वही अल्फ़ाबेट आता, यहाँ पे भी वही आता, ठीक है। अब ये हो गया टेलर फॉर्मूला nth ऑर्डर के लिए। अगर यही टेलर फॉर्मूला आप क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन के लिए निकालते तो वहाँ पे 3 आ जाता, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए निकालते तो 2 आ जाता, और लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो मेरे पास आई है ना टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, हमारे पास टेलर सीरीज भी सेम रहेगी। बस जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लास्ट टर्म भी ले लेते हैं, टेलर सीरीज में हम लास्ट टर्म नहीं लेते, सो ऑन डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी एन a1 a2 की जगह हम क्या लेते हैं, f x1 x2, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। एक बार करके देख लेते हैं। सो टेलर्स सीरीज या फिर एक्सपेंशन तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, f x1 x2। अब यहाँ पे f a1 a2। अब जो भी जनरल टर्म आई थी लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए, या फिर सारा मत लिखो, आप डायरेक्ट जो भी क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन के लिए आई थी ना वो, क्योंकि क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन में आपके क्वाड्रेटिक और लीनियर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस सो ऑन, ये आप डाल के छोड़ देना। तो ये मेरी बन जाएगी टेलर सीरीज। अब जब बात करते हैं मैक्लॉरियन सीरीज की, तो मैक्लॉरियन सीरीज बिल्कुल सेम है, जहां जहां भी ए है वहां वहां हर जगह आप 0 ले लो, और वो बन गई हमारी मैक्लॉरियन सीरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन कर लेंगे अपना 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड, और उसकी जनरल टर्म्स देख लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।